हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा। और बेटा आज हम लोग इनऑर्गेनिक शुरू करने जा रहे हैं। हमारा बेटा फिजिकल और इनऑर्गेनिक बेटा हमने कंप्लीट कर लिए पीछे 7 लेक्चरों में। बेटा 3 लेक्चर में हम पूरी ऑर्गेनिक कवर अप करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है बेटा वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but differ in at least one physical और chemical और biological property, इसी को हम क्या कहते हैं? आइसोमर। और इस फिनोमिनन को कहते हैं आइसोमेरिज्म। बट आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमर। ओके, अब देखो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो जाहिर सी बात है क्या होगा, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा पर उनके जो बॉन्डेड एटम है मतलब स्ट्रक्चरल होगा वो अलग होगा। मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है। ओके, अब बात करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे कि चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमर क्या होता है बेटा? चेन आइसोमर होता है कि दिस टाइप आइसोमर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स कंस्टिट्यूटिंग द चेन। चेन के कंस्टिट्यूएंट में अलग अलग चेंजेज होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, अब इसका की पॉइंट क्या है? इसका की पॉइंट है कि बेटा जो पेरेंट कार्बन चेन है या फिर साइड कार्बन चेन है ये हमेशा अलग होगी। मतलब या तो पेरेंट चेन देख लो, अगर वो अलग है या तो साइड चेन अलग अलग है तो भी क्या हो? चेन आइसोमर होंगे। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल पे तौर पे क्या है आपका है पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन या पेंटेन, ये C5H10 है बेटा, C5H10 इसको हम बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले ये किसका बनेगा? नॉर्मल पेंटेन, ये स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा देखो बना क्या? आइसोपेंटेन, ये क्या है बेटा? आइसोपेंटेन। और नेक्स्ट है आपका नियोपेंटेन। तो बेटा ये देखो चेन में चेंजेस हैं और जब चेन में चेंजेस हैं तो इसी वजह से क्या है? ये आपका चेन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा हम पोजीशन आइसोमर की। तो देखो पोजीशन आइसोमर में क्या है? पोजीशन आइसोमर में देखो बेटा ये है कि इसमें क्या होता है कि आकर होता है फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स सब्स्टिट्यूएंट आर इन डिफरेंट पोजीशन ऑन सेम कार्बन चेन। मान लो इसमें चेन जो होगी वो सेम होगी, ठीक है, पर जो तुम्हारे ग्रुप हैं उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। मतलब चेन सेम होगी लेकिन उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। ऐसे आइसोमेरिज्म को हम पोजीशन आइसोमर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, और इसका की पॉइंट है पहचानने का कि पेरेंट कार्बन चेन वो सेम होगी लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट है या फिर मल्टीपल बॉन्ड है या फिर फंक्शनल ग्रुप है वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। जैसे ये देख लो बेटा, ये है C2H5, एक ये हो गया। दूसरा बेटा देखो चेन, देखो इसमें पोजीशन कैसे बदल रही है। बेटा ये हो गया। इसके अलावा देखो ये अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे अगर इसको ओपन करोगे तो C2H5 मतलब CH3 ग्रुप यहाँ पे पोजीशन इसकी चेंज होती जा रही है। इसी वजह से क्या है? पोजीशन आइसोमर का एग्जाम्पल है। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट बेटा हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? इट इज चेंज ड्यू टू द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये होगा। और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में जैसे बेटा क्या है, जो एमीन है आपके बेटा ये क्या है? फंक्शनल आइसोमर होते हैं। जैसे ये बेटा प्राइमरी एमीन, ये बेटा है आपका सेकेंडरी एमीन और ये है टर्सरी एमीन। ये तीनों क्या होते हैं? आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं। वैसे क्या है? एल्कोहल और ईथर बेटा आपके फंक्शनल आइसोमर हैं। इसके अलावा बेटा आपका मतलब एल्डिहाइड
एल्डिहाइड हो गया, और बेटा कीटोन ये आपके फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शनल आइसोमर के एग्जांपल्स हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी, मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म क्या होता है, तो दिस टाइप ऑफ आइसोमर आकर व्हेन द आइसोमर डिफर विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप अराउंड द सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मतलब एक फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड या तो एल्किल ग्रुप चेंज होगा या आइदर साइड चेंज होगा, उसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो बेटा एग्जांपल है नॉर्मल प्रोपाइल मिथाइल ईथर और डाई इथाइल ईथर, ये दोनों एग्जांपल हैं किसके, बेटा आपके मेटामेरिज्म के। कैसे, देखो ये कौन सा ग्रुप है, ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप में एक देखो इस साइड में CH3 है और इधर प्रोपाइल चेन है, लेकिन नेक्स्ट में देखो दोनों हमने चेंज कर दिया, और चेंज कर दिया तो बेटा यही क्या है, देखो इस ये पोजीशन तो इसकी फिक्स है, लेकिन इसके साइड वाले ग्रुप चेंज हो गए, जिसकी वजह से क्या है, मेटामेरिज्म शो कर रहा है। ओके, चल अब बात करते हैं रिंग चेन आइसोमरिज्म की। तो ठीक है, तो ये किस टाइप का आइसोमर है, जिसमें एक होता है ओपन चेन जैसा और दूसरा होता है साइक्लिक। ठीक है, जैसे बेटा प्रोपीन C3H6। अब देखो प्रोपीन को बनाओगे तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो इसका हो गया, ये हो गई प्रोपीन, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ये भी होता है बेटा, ये देखो साइक्लोप्रोपेन, ये भी क्या है, इसका जस्ट साइक्लिक आइसोमर है कि इसकी देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा इसका 1 है और इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो दोनों क्या है, रिंग चेन आइसोमर है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम बात कर ले रहे हैं। जैसे बात करेंगे अगर चेन आइसोमर की बात करेंगे बेटा, चेन आइसोमर की, पोजीशन आइसोमर और मेटामेरिज, इनमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है बेटा, इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन मेटामेरिज में बात करें तो बेटा ये क्या करेंगे, ये चेन आइसोमर भी शो करते हैं, साथ में साथ पोजीशन आइसोमर भी शो करते हैं। देखो क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, अभी मैंने बताया था कि उसमें पोजीशन चेंज होता है। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है देखो बेटा सेकेंड पोजीशन पे है, यहाँ थर्ड पोजीशन पे आ गया, तो पोजीशन भी है और साथ में देखो चेन भी कार्बन की चेंज वेरी कर रही है। बट अगर कहा जाए कि वो प्रिफरली क्या करते हैं, तो आपको प्रियॉरिटी के रूप में क्या रखना है, मेटामेरिज्म। पर अगर आता है कि क्या ये दोनों आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो बिल्कुल बेटा ये चेन भी शो करते हैं और पोजीशन भी शो करते हैं। अब बात करेंगे टाटोमेरिज्म की। तो टाटोमेरिज्म में क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस इंटर कन्वर्जन होता है टू आइसोमेरिक फॉर्म का, जो एक दूसरे के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से क्या होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। जैसे अब इसके लिए कंडीशन क्या है, तो इसके लिए बेटा कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपको क्या हो, कार्बोक्सिलिक ये वाला ग्रुप होना चाहिए या फिर नाइट्रो ग्रुप वाला ग्रुप होना चाहिए। इसके अलावा बेटा आपको साइनाइड में भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कंडीशन है कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए बेटा, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जो क्या हो, सैचुरेटेड कार्बन से अटैच्ड हो। इसके अलावा बेटा आता है कि अगर मान लो रिंग में आप पूछ रहे हो, तो रिंग में कहीं भी देखो कि अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कोई कार्बन है और उससे हाइड्रोजन लगा है और उस हाइड्रोजन को हटाने के बाद आपको अगर कॉन्जुगेशन मिलता है, तो भी बेटा वो टाटोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गए। और एग्जाम्पल के तौर पे है बेटा क्या, एसिटोएस्टिक एस्टर। ठीक है, अब इसका देखो ये हो गया इसका कीटो फॉर्म। इनालिक फॉर्म कैसे होगा बेटा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगी, ये यहाँ मूव करेगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये बेटा इसका इनॉलिक फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाटोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इनॉल कंटेंट की। इनॉल कंटेंट की बात करेंगे तो इनॉल कंटेंट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो बेटा देखो सबसे पहले इनॉल कंटेंट डिपेंड करता है आपका एरोमेटिसिटी। अगर एरोमेटिसिटी है तो बेटा इनॉल कंटेंट होगा। ठीक है, दूसरा है बेटा रेजोनेंस इन इनॉलिक फॉर्म। अगर इनॉलिक फॉर्म में रेजोनेंस है तो भी इनॉलिक फॉर्म क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तीसरा है बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा। और बात करेंगे एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बेटा एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कीटो। तो देखो सबसे पहली प्रायोरिटी में ये होगा, सेकंड में ये होगा, थर्ड में ये होगा, फोर्थ में ये होगा। ठीक है,
अब कुछ कंपाउंड है जिनका आप पूछते हैं, तो बेटा मैं उसको बता दे रहा हूँ। देखो इसका इनालिक कंटेंट कितना होता है वो मैं बता दूँ। सबसे ज़्यादा इनालिक कंटेंट इसका होता है, ये बेटा ऐसे है, ये हो गया और ये H और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O। ठीक है बेटा, इसका इनॉलिक कंटेंट होता है 99.99%। फिर उससे कम होता है बेटा एसिटिल एसीटोन, और एसिटिल एसीटोन का बेटा मैं बता दे रहा हूँ, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा CH, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और ये हो जाएगा CH2। ठीक है बेटा, इसका अगर इनॉल बनाओ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में तो बेटा ये इसका इनॉल फॉर्म होता है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड C और ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो जाएगी क्या बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका इनॉल कंटेंट बढ़ गया है, और इसका इनॉल कंटेंट कितना होता है 76%, जबकि इसका अगर कीटो कंटेंट की बात करें तो वो होता है 24%। ओके, तो ये दो एग्जांपल्स हो गए। एक आता है बेटा क्या एसिटोएस्टिक एस्टर। एसिटोएस्टिक एस्टर का फार्मूला होगा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है बेटा, इसका इनॉल कंटेंट कम होता है, इनॉल कंटेंट होगा इसका बेटा 7%, और जबकि बेटा इसका जो कीटो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, इसका कीटो कंटेंट 93% पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी। तो इतनी बात थी बेटा किसके बारे में, टाटोमेरिज्म के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके लिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। तो स्टीरियो आइसोमर में क्या बात करेंगे बेटा, आपको पता है कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर दोनों सेम हो, लेकिन क्या हो जो एटम्स का अरेंजमेंट है, स्पेस है, उसमें क्या हो चेंजेस आए, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। मतलब जो अरेंजमेंट एटम और ग्रुप का इन 3D स्पेस में वो डिफर करे, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो और उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, और वो अरेंजमेंट में बेसिस पे एटम के अरेंजमेंट में अलग अलग हो, तो उनको हम क्या कहते हैं स्टीरियोमर, और ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, अब बात करेंगे टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर की। तो बेटा दो टाइप है, एक है जियोमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा है बेटा क्या ऑप्टिकल आइसोमर, या फिर हम कह सकते हैं कि बेटा जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल ये हो गया आपके कन्फॉर्मेशनल, और एक होता है बेटा कॉन्फ़िगरेशनल। तो कॉन्फ़िगरेशनल में दो होंगे, फिर कन्फॉर्मेशनल में। अब हम बात करेंगे बेटा जियोमेट्रिकल आइसोमर में, तो ये क्या होता है, इट इज ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन एंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है किसके, डबल बॉन्ड के अराउंड। जैसे मान लो ये क्या है डबल बॉन्ड ग्रुप है, अगर दो अलग अलग डिफर ग्रुप है तो भी ये क्या करेगा आइसोमेरिज्म शो करेगा। मान लो अगर ये ग्रुप अलग भी होते हैं, जैसे ये है C और D हो गए, तब भी ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर इसके अलावा बेटा क्या होता है, ये A और B है, और बेटा ये क्या है आपके AB हैं, और इधर बेटा क्या है, मान लो कि इधर A है और इधर B है, ये भी क्या करेगा बेटा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब इस कार्बन के अराउंड ये दोनों जो ग्रुप हैं वो अलग अलग होने चाहिए, तभी वो क्या शो करेगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें है बेटा एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स में क्या बात करेंगे बेटा, एग्जाम्पल्स में देखो बात करेंगे सबसे पहले सिस ट्रांस आइसोमर की। तो सिस में क्या होता है, द सिस कंपाउंड इज वन विच वन ऑफ द सेम ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, एंड ट्रांस हैज द सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, बोथ आइसोमर हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखो सिस क्या होगा, ट्रांस क्या होगा, इसका एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ बेटा, जैसे मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। देखो मैलेइक एसिड ये होता है बेटा क्या आपका मैलेइक एसिड। ठीक है, ये क्या है, ये है बेटा आपका मैलेइक एसिड, ये सिस फॉर्म में है। जबकि फ्यूमेरिक एसिड जो होता है इसका ट्रांस फॉर्म होता है, ये हो गया आपका ट्रांस फॉर्म। ठीक है, तो देखो सेम फंक्शनल ग्रुप है, वो डबल बॉन्ड के साइड देखो एक ही साइड है, इसलिए ये सिस है। लेकिन जब ये अपोजिट साइड हो जाते हैं तो बेटा ये क्या हो जाता है ट्रांस। तो ये आपका ट्रांस है और ये है फ्यूमेरिक एसिड।
इसके अलावा बेटा आता है 2 ब्यूटीन में पूछते हैं कि बताओ सिस और ट्रांस में क्या होगा, तो बेटा सिस ट्रांस बनाना 2 ब्यूटीन का ये होगा, आपको पता है, मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा इसके लिए। ये हो गया बेटा इसका ट्रांस 2 ब्यूटीन ये हो गया और सिस 2 ब्यूटीन ये हो गया। ये हो गया सिस 2 ब्यूटीन और ये हो गया ट्रांस 2 ब्यूटीन। ओके, तो इनमें पूछते हैं कि बताओ इनके फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या वेरिएशन होता है। ठीक है, तो बात करेंगे बेटा वेरिएशन की। तो देखो इनकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है। तो अगर हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की, तो देखो स्टेबिलिटी में इसके जो ट्रांस आइसोमर होता है उसकी स्टेबिलिटी सिस से ज़्यादा होती है। बात करेंगे डाइपोल मूवमेंट की, तो सिस की ज़्यादा होगी, ट्रांस की कम होगी। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में बात करेंगे तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट सिस की ज़्यादा होती है, ट्रांस की कम होती है। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ट्रांस की ज़्यादा होती है, सिस की कम होती है। ठीक है, अब आता है बेटा कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर, कि अगर बहुत ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड दिए गए हैं तो जियोमेट्रिकल आइसोमर को कैसे वो करोगे, कैलकुलेट करोगे। तो बेटा अगर मान लो जो आपकी एल्कीन है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस केस में होता है बेटा कि अगर मान लो n की वैल्यू इवन है और बेटा यहाँ n क्या है, यहाँ पे n आपका है बेटा डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ओके, n क्या है बेटा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। और n की वैल्यू अगर इवन है तो उस केस में टोटल जियोमेट्रिकल जो आइसोमर होते हैं वो होता है 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर n/2 -1। ठीक है, एक ये केस हो गया। दूसरा है बेटा आपका कि अगर n की वैल्यू क्या है, ऑड है, तो उस केस में क्या होगा, जो टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमर होंगे बेटा वो होंगे आपके, वो होगा 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर n-1/2। ये दूसरा होता है आपका जब ऑड हो। ओके, तो ये हो गए जब सिमेट्रिकल एल्कीन हो। अब बात करेंगे बेटा अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो उस केस में क्या करेंगे। तो बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हम ये करेंगे, अगर बात हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, अनसिमेट्रिकल जो एल्कीन होती है इसका होता है बेटा 2 के पावर n जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ये आप इसके साथ सीधा सीधा पता कर सकते हो। ओके, अब बात करेंगे बेटा हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है, कंपाउंड हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफर इन स्टीरियो केमिकल फार्मूला एंड बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, अब देखो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है 2 टाइप के होंगे, एक होगा ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरा होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे या लिवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जबकि लिवो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। बात करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव की, तो जो मीजो कंपाउंड होते हैं या ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसके अलावा बेटा जो रैस्मिक मिक्सचर होता है ये भी क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, कंडीशन क्या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए क्या होना भैया, उनके पास एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए जिसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, इसके अलावा बेटा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, कायरलिटी शो करेंगे। दूसरा कायरल कार्बन किसको कहते हैं, तो मान लो बेटा अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और उस कार्बन से लगे चारों ग्रुप अगर अलग अलग हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4, ये चारों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो ये बेटा क्या होगा, ये सिमेट्रिक कार्बन होगा या कायरल कार्बन होगा। ठीक है, अब बात आता है इसमें बेटा फिशर प्रोजेक्शन। देखो फिशर प्रोजेक्शन ये होता है कि कोई प्लेनर मतलब 3D स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या करें, प्लेनर रिप्रेजेंटेशन दे, उसको हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है, ये हो गया बेटा क्या, ये हो गया आपका OH, यहाँ H हो जाएगा बेटा और ये क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, ये क्या है, लैक्टिक एसिड है। ठीक है, लैक्टिक एसिड का देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहेंगे
फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड का हमने 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड को हम क्या कहते हैं बेटा, लैक्टिक एसिड कहते हैं, और ये हो गया इसका फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किस चीज़ की, कॉन्फ़िगरेशन की। तो बेटा 2 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ने हैं, आरएस नॉमेनक्लेचर या आरएस सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा है रिलेटिव डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन की। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन में बेटा रूल क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आरएस में जो जिस कार्बन के अराउंड निकालना है, जिस कायरल कार्बन के अराउंड आपको निकालना है, उसमें क्या करेंगे, प्रियॉरिटी आर्डर डिसाइड करेंगे। ठीक है, और जब प्रियॉरिटी आर्डर डिसाइड करेंगे उसके बाद बेटा मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूँ, उसको याद रखो। ठीक है, वो है बेटा हार, VCR और 4-CR। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा, हार का मतलब है कि अगर फिशर प्रोजेक्शन में 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप, हार का क्या मतलब है कि अगर 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो बेटा क्या होगा, आर होगा, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन आर होगा। लेकिन अगर बेटा अगर उसको हम कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे, तो बेटा उसका कॉन्फ़िगरेशन एस होगा। ठीक है, ये एक तरीका है याद करने का। दूसरा आता है VCR, 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप क्या हो, अगर वर्टिकल लाइन पे हो तो बेटा क्लॉकवाइज चलने पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर होगा, और बेटा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन उसका एस होगा। ठीक है, बात करते हैं 4-CR। बेटा ये है किसके लिए, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के लिए। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, जैसे न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में बेटा एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, ये हो गया बेटा H, ये हो गया सॉलिड लाइन से आपका क्या जुड़ गया बेटा, Cl, यहाँ हो गया Br, और यहाँ हो गया बेटा क्या, CS3। ठीक है, अगर ऐसे केस आता है तो अगर जो डॉटेड लाइन से अगर 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, डॉटेड, यहाँ डैश का मतलब क्या है, डैश लाइन, डैश लाइन से अगर 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर जुड़ा है तो क्लॉकवाइज चलोगे तो बेटा क्या होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। जैसे बेटा मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, जैसे एक मैं एग्जांपल यहाँ पे करा दे रहा हूँ। जैसे देखो, इसमें देखो सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करो, तो ये 4th प्रायोरिटी है, ये बेटा होगा क्या, फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड। आपको पता है जो 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो डैश लाइन से जुड़ा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं। तो देखो इधर कैसे चलोगे, 1 2 3, कैसे चल रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन एस होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस होगा। मान लो कि बेटा ये डैश लाइन से नहीं जुड़ा है, जैसे ये ले लो स्ट्रक्चर आप CS3, और बेटा यहाँ पे क्या है आपका, जो यहाँ पे हो गया Br, और जो सॉलिड लाइन है इससे बेटा आपका क्या जुड़ गया है, हाइड्रोजन जुड़ गया है, और इससे डॉटेड लाइन से बेटा क्या जुड़ गया है, आपका क्लोरीन जुड़ गया। ठीक है, अब ऐसे केस में आप क्या करोगे, तो ऐसे केस में कुछ नहीं करना है, किसी एक ग्रुप को फिक्स करके पूरे ग्रुप को रोटेट कर दो। ठीक है, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ कि बेटा किसी को भी फिक्स करके आप रोटेट कर दो। जैसे मैंने क्या किया बेटा, ब्रोमीन को फिक्स किया, उसके बाद इसको क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेट किया। बेटा जब क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो देखो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, जो डॉटेड लाइन है उससे H जुड़ जाएगा, और बेटा क्या हो जाएगा, C, यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा बेटा Cl, यहाँ पे हो जाएगा CS3, और बेटा ये तो Br रहेगा ही रहेगा, तो ये सॉलिड लाइन पे ये हो जाएगा, डॉटेड लाइन पे ये हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, अब फिर से नॉमेनक्लेचर करो। नॉमेनक्लेचर करते हैं तो देखो प्रायोरिटी डिसाइड करो, ये 4th हो गया, ये कौन सी प्रायोरिटी का हो गया बेटा, ये हो गया आपका सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट, और ये हो गया थर्ड। ठीक है, क्या हो रहा है,
फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, हॉरिजॉन्टल फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इससे बाउंडेड है, तो फिर क्या होगा, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा। तो जब ये डॉटेड लाइन पे नहीं हो तो किसी भी एक ग्रुप को फिक्स करके रोटेट करा दो, या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को आप वहाँ पे कर सकते हो। तो इससे आप RS नॉमेनक्लेचर बता दोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम किसकी, DL सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की। तो DL में क्या होता है, ये बेटा इसमें जो हम रेफरेंस मॉलिक्यूल लेते हैं वो क्या लेते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम रेफरेंस मॉलिक्यूल के रूप में लेते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है, हमारा रेफरेंस मॉलिक्यूल है। ओके, अब इसका क्या होता है, इसका हम यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कॉन्फ़िगरेशन में, अमीनो एसिड और जैसे सिमिलर कंपाउंड। अब इसमें रूल क्या होता है, ठीक है, अगर देखो इसमें रूल ये होता है कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन होता है उसको वर्टिकल लाइन पे टॉप पे रखते हैं। तो मोर ऑक्सीडाइज कार्बन देखो जैसे इसमें क्या है, ये वर्टिकल लाइन पे सबसे टॉप में होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी नंबरिंग करेंगे और जो सबसे लास्ट वाला जो कायरल कार्बन होगा, जो सबसे लास्ट वाला जो कायरल कार्बन होगा, तो बेटा इसके अलांग देखो आओ, तो लास्ट वाला कायरल कार्बन ये है, तो लास्ट वाला जो कायरल कार्बन होगा उसके अराउंड देखते हैं। और उसके अराउंड क्या देखेंगे, अगर राइट हैंड साइड OH ग्रुप है तो वो बेटा क्या होगा, D कॉन्फ़िगरेशन होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड है तो वो क्या होगा बेटा, L कॉन्फ़िगरेशन होगा। जैसे इस फिगर में देखो ये OH लेफ्ट में है बेटा, यहाँ पे जो OH है ये राइट में होगा, ये OH राइट में है, तो बेटा ये देखो L ग्लूकोज होगा और ये होगा बेटा आपका D ग्लूकोज। राइट में है तो D होगा, लेफ्ट में है तो क्या होगा बेटा, L ग्लूकोज होगा। तो ये हो गया क्या, आपके DL नॉमेनक्लेचर के बारे में। अब हम बात करेंगे बेटा कि प्रायोरिटी आर्डर कैसे डिसाइड करें। तो देखो बेटा प्रायोरिटी आर्डर डिसाइड करने के लिए कुछ रूल हैं, वो कैसे हैं। सबसे पहला रूल ये है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी आर्डर डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, एटॉमिक नंबर। अगर बेटा एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, दूसरा है अगर मान लो आइसोटोप है तो क्या करोगे, तो आइसोटोप में उनका क्या होगा, मास बेटा काउंटर करेंगे। जैसे क्या हो गया 1H1, 1H2 और 1H3, तो इसमें क्या होगा बेटा, एटॉमिक नंबर तो सेम है तो फिर मास आप डिसाइड करोगे और इसका मास ज़्यादा, इस वजह से प्रायोरिटी आर्डर का रेंज चाहिए होगा। ठीक है, अगर बात करें बेटा कि जो अगर किसी ग्रुप से फर्स्ट एटम जो अटैच्ड है वो अगर सेम हो तो बेटा हम क्या करेंगे, दूसरे एटम को कंसीडर करते हैं, और दूसरा भी सेम हो तो तीसरे एटम को कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो ये कोई ग्रुप लगा है, जैसे ये COH लगा है बेटा और यहाँ क्या लगा है CH3। अब इन दोनों में बताओ, फर्स्ट एटम तो दोनों सेम है तो आप क्या करेंगे, दूसरे एटम की तरफ मूव करेंगे, और दूसरे एटम की तरफ मूव करेंगे तो देखो इसमें दूसरा एटम ऑक्सीजन है, इसमें क्या है हाइड्रोजन है, तो प्रायोरिटी आर्डर में हम किसको लेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो बस उसको उतना ही कंसीडर करो कि मान लो कोई अगर एटम डबल बॉन्डेड जुड़ा है तो इसका मतलब हम 2 ऑक्सीजन को ट्रीट करेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्डेड से जुड़ा है तो हम 3 उस चीज़ को ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे बेटा कुछ पॉइंट्स आपके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से लेके, जैसे क्या होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनेंशियोमर कहते हैं। और ये क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सेम एक्सटेंट में क्या करते हैं, एक दूसरे को मतलब जितना इसमें जो एनेंशियोमर होते हैं DL कॉन्फ़िगरेशन में होता है, जो जितना डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा उतना लीवो रोटेटरी होगा। इसमें बेटा एंगल सेम होगा पर क्या होगा, एंगल सेम होगा पर डायरेक्शन अलग होगी। राइट साइड मतलब क्लॉकवाइज होगा तो DL होगा, D होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो L होगा। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा हम डायस्टीरियोमर की। तो डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। ठीक है, और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, अलग होती है। बेटा एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो सिस ट्रांस होता है ये भी क्या है, मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमर इज अ टाइप ऑफ डायस्टीरियोमर। ठीक है, बात करेंगे मीजो कंपाउंड की। तो देखो मीजो कंपाउंड में क्या होता है कि इसमें एक से ज़्यादा कायरल कार्बन होंगे, इसके अलावा आपको क्या मिलेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी या सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी। तो इस केस में क्या होगा, ये जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू सिमेट्री, और ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड कहते हैं। ठीक है,
अब बात करेंगे बेटा जो इक्विमोलर मिक्सचर होता है DLN कॉन्फ़िगरेशन का, बेटा इसको हम कहते हैं रेसमिंग मिक्सचर, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, बात करेंगे बेटा अगर DL कॉन्फ़िगरेशन जो मिक्सचर है उसको अलग करने की, तो जब बेटा उसको आप अलग करोगे तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। मतलब DL मिक्सचर को D फॉर्म अलग करना, L फॉर्म अलग करना, उसको हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो कंपाउंड अगर जिसके पास कायरल कार्बन है तो वो हो सकता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, लेकिन अगर कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। वो एक्टिव होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कि उसके पास सिमेट्री है कि नहीं है। ठीक है, और अगर ऑप्टिकल जैसे कभी कभी आता है कि क्राइटेरिया हम ये नहीं बना सकते कि कायरल कार्बन के लिए क्राइटेरिया क्या हो। कायरल कार्बन के लिए क्राइटेरिया ये है कि अगर कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अगर कायरल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऐसी क्राइटेरिया आप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे बेटा मान लो ये क्या है, बाइफिनाइल जो रिंग थी बेटा, इसमें अगर आपने दो बल्की ग्रुप लगा दिए, मान लो G1 और G2 ये बल्की ग्रुप हैं। जैसे यहाँ पे बेटा हमने क्या ले लिया, Br ले लिया, और यहाँ पे भी क्या ले लिया हमने, Br, और बेटा यहाँ पे ले लिया मैंने आयोडीन, और यहाँ पे ले लिया आयोडीन। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होगा बेटा, कायरल कार्बन तो नहीं है पर ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है बेटा कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका हो जाता है बेटा क्या, ये जो होता है इसकी सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, ये जो प्लेन होती है आउट ऑफ द प्लेन रिंग चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, इतनी बातें हमने कर ली। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा किसकी, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो देखो बेटा ऑप्टिकल आइसोमर का कैलकुलेशन में हम सबसे बात करेंगे पहले टाइप्स ऑफ कंपाउंड की। अब टाइप्स ऑफ कंपाउंड में क्या होगा, टाइप्स ऑफ कंपाउंड DL कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, मीज़ो कितने होंगे, ये पूछता है। ठीक है, तो देखो बेटा अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हो तो उस केस में क्या होगा कि जो टोटल आइसोमर है ऑप्टिकल आइसोमर होगा वो 2 के पावर n होगा, और जो मीज़ो होता है वो 0 होता है। ठीक है, बात करेंगे सिमेट्रिकल की, तो सिमेट्रिकल के केस में दो चीज़ें हो सकती हैं बेटा, एक होगा अगर n की वैल्यू क्या हो, ऑड हो, और n की वैल्यू क्या हो, इवन हो। अगर n की वैल्यू क्या हो, ऑड होगी, तो उस केस में क्या होगा, जो DL कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा बेटा 2 के पावर n-1 माइनस का 2 के पावर n-1/2। ठीक है, और मीज़ो कितना होगा 2 के पावर n-1/2। ये होगा क्या, ये होगा बेटा जब n की वैल्यू ऑड हो। n क्या है यहाँ पे बेटा, क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अगर n की वैल्यू इवन है तो ये होगा 2 के पावर n-1, और बेटा ये होगा 2 के पावर n/2-1। ठीक है, तो मीज़ो कैसे निकालोगे और ऑप्टिकली एक्टिव कैसे निकालोगे, और अगर आपसे टोटल पूछते हैं तो बेटा इन दोनों की क्या करोगे, ऐड कर दोगे तो आपको टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिल जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो बेटा टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मीज़ो के लिए अलग बताया है, DL और L के लिए अलग बताया है। आपने बेटा फार्मूला पढ़ा होगा टोटल, तो ये फार्मूला आपसे वेरी करेगा, इसमें 2 के पावर -n आ जाएगा, तो बेटा इसको आप ध्यान रखना। ओके, और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब आता है बेटा कन्फर्मेशनल आइसोमर। कन्फर्मेशनल आइसोमर में क्या होगा बेटा कि जो एटम्स हैं उनका क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होगा एटम्स के अराउंड, उनको हम क्या कहते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा हम न्यूमन्स प्रोजेक्शन की। तो न्यूमन्स प्रोजेक्शन में जो रेयर कार्बन होता है बेटा उसको रिंग से डिनोट करते हैं, और जो फ्रंट वाला कार्बन होता है बेटा उसको किससे डिनोट करते हैं हम, डॉट, मतलब सेंटर ऑफ रिंग से डॉट से डिनोट करते हैं। अब इससे जो अटैच्ड ग्रुप होता है बेटा उसको हम क्या करते हैं, अटैच्ड ग्रुप को बेटा हम मानते हैं कि उसको डॉटेड लाइन से करेंगे, मतलब ये जो जैसे मान लो ये क्या है, ये है बेटा क्या CH3 ये है इथेन का कॉन्फ़िगरेशन। तो मान लो ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये कार्बन नंबर सेकंड है। बेटा हम इधर से देख रहे हैं तो ये जो फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट वाला ये हो गया, तो ये हो गया कार्बन नंबर फर्स्ट,
और ये जो रिंग वाला है बेटा ये हो गया क्या, कार्बन नंबर सेकेंड। तो कार्बन नंबर फर्स्ट से देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जो जुड़ा है उसको ये शो कर रहा है, और जो रिंग से जुड़ा है मतलब ये वाला जो ग्रुप जुड़ा है उसको इससे शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बेटा 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, सब आपको पता है। मैं सीधा सीधा बात करूंगा नॉर्मल ब्यूटेन के कॉन्फ़िगरेशन की और उनके स्टेबिलिटी के ऑर्डर के बारे में। तो उसमें स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा बेटा उसमें सबसे ज़्यादा एंटी स्टैगर्ड होता है, फिर गाच होता है, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड होगा, देन फुली इक्लिप्स्ड होगा। ये बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। बात करेंगे बेटा हम साइक्लोहेक्सेन में, तो साइक्लोहेक्सेन में बात करेंगे तो बेटा सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग होता है वो चेयर होगा, देन ट्विस्ट बेट होगा, देन बोट होगा, देन हाफ चेयर होगा, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में रिलेटिव स्टेबिलिटी आती है, वेरिएशन कॉन्फ़िगरेशन, सीधा सीधा ऑर्डर पूछेंगे बेटा आपसे, ये नहीं पूछेंगे कि एंटी स्टैगर्ड क्या है और स्टैगर्ड क्या, ठीक है। आपको पता है एंटी स्टैगर्ड में रिपल्सन ज़्यादा होता है, इस वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है, सॉरी रिपल्सन मिनिमम होता है, इस वजह से स्टेबल ज़्यादा होता है। गॉस में इन बिटवीन होता है, और पार्शियली और फुल इक्लिप्स में क्या होगा बेटा, फुल इक्लिप्स होगा जब CH3 सेम आ जाएंगे और CH3 और H अगर अलग अलग पोजीशन पे आते हैं तो उस केस में क्या होगा, पार्शियली इक्लिप्स होगा, ठीक है। तो ये था बेटा आइसोमर के बारे में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बेटा नेक्स्ट जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। और देखो बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिर्फ वही बताऊंगा, क्रीम है जो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोफाइल की। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होती है। ये लुईस एसिड होते हैं, और जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं बेटा वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ये हो गया बेटा H+, R+, NO2+, X+, PCl3+ और PCl5। ये क्या है बेटा, ये हैं आपके क्या बेटा, ये प्लस नहीं होगा इसमें, ये प्लस नहीं होगा, ये सब क्या है आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे। देखो यहाँ पे रीज़न ये है कि देखो ये जो PCl3 है बेटा ये आपका जो है इसमें इसका रीज़न ये है क्योंकि इसके पास इम्पटी ऑर्बिटल होता है, ये इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा, देखो इसको हटा ही दो, सबसे बेस्ट आपका एग्जांपल है बेटा मैं जो आपको बता रहा हूँ, देखो वो है AlCl3 और ये है आपका BCl3। ये सब क्या है, न्यूट्रल होने के साथ साथ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इनके पास क्या है बेटा, इम्पटी ऑर्बिटल होने की वजह से, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। बात करेंगे बेटा अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन, बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह नहीं बिहेव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि इनके पास इम्पटी या वैकेंट ऑर्बिटल नहीं पाया जाता। बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, जैसे ये हो गया, ये सब क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल बेटा। इसके अलावा लुईस जो बेस होते हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और ऐसा कंपाउंड जिसका क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो और लोन पेयर या फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जैसे देखो बेटा अगर ROH की बात करो तो देखो इसका क्या है बेटा, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कुछ रिलेटिव ऑर्डर हो गए, जैसे -I पावर की बात कर लेंगे हम बेटा और +I पावर की बात कर लेंगे। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा -I पावर इसकी होगी, देन इसकी, देन इसकी, फिर ये बेटा ऑर्डर होता है किसका, -I पावर का आपका, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है बेटा। ये जो यहाँ पे दिख रहा है बेटा ये क्या है, एल्काइन है, ठीक है। तो याद रखो नाइट्रो होगा, देन साइनाइड होगा, फिर आपका एसिड होगा, देन उसके बाद हैलोजन, फिर आपका आएगा बेटा, हैलोजन के बाद आपका क्या आएगा बेटा, ईथर आएगा, फिर एल्कोहल आएगा, देन उसके बाद ये होगा, फिर एमीन होगा बेटा, उसके बाद फिर बेंजीन है मतलब फिनाइल रिंग होगा, उसके बाद ये होगा। बात करोगे बेटा +I ऑर्डर की, तो +I ऑर्डर में क्या होगा, देखो इसमें होगा NH-, ये ध्यान देना है, देन O-, फिर COO-, फिर 3 डिग्री एल्किल, फिर 2 डिग्री एल्किल, फिर 1 डिग्री एल्किल और दे बेटा ये ऑर्डर आता है, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन में आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। बेटा जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है वो मैं बता दूं। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, +I पावर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है -I पावर के। अगर रेजोनेंस में देखोगे तो +R के डायरेक्टली इन्वर्सली होता है -R के, और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में देखोगे तो +H के डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा -R के। तो ये जो टर्म्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में। जो बेटा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो होता है बेटा क्या,
ट्रोपाइलियम कैटायन। ठीक है, जो ट्रोपाइलियम कैटायन है बेटा ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, क्योंकि ये क्या होता है, एरोमेटिक नेचर का होता है। ये एरोमेटिक नेचर होने की वजह से क्या होता है, सबसे ज़्यादा वो होता है। बात करेंगे बेटा ट्राइफिनाइल कार्बन की, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ठीक है, इसके बाद बेटा ये जो ऑर्डर है ये देख लो। अब जो आता है बेटा जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, एनसीईआरटी में उसने फिनाइल कार्बोकैटायन से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। कभी कभी क्वेश्चन आया है, तो बेटा आप 3 डिग्री कार्बोकैटायन को फिनाइल कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल बताओगे। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि बेटा इसमें जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में 9 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फिनाइल कार्बोकैटायन से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की, तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है बेटा, ये फ्री रेडिकल हो गया। ये जो फ्री रेडिकल है इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, सबसे ज़्यादा क्या होगा, ट्राईफिनाइल, फिर बाईफिनाइल, फिर फिनाइल, फिर होगा एलाइलिक, फिर उसका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में मिथाइल फ्री रेडिकल। बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की, तो बेटा इसमें ट्राईफिनाइल सबसे ज़्यादा होगा, देन बाईफिनाइल, देन फिनाइल। लेकिन अब उसके बाद होगा बेटा एलाइलिक, एलाइलिक के बाद क्या होगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री और बेटा ये 1 डिग्री होगा, फिर ये भी देखो 1 डिग्री है, मतलब ये मिथाइल है और ये क्या है, इथाइल है। उसके बाद 2 डिग्री और लास्ट में होगा 3 डिग्री। ये ऑर्डर होता है किसका, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का। बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, और जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन के डायरेक्टली, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि प्लस आई के इन्वर्सली होगा बेटा, माइनस आई के डायरेक्टली होगा, प्लस आर के इन्वर्सली होगा, माइनस आर के बेटा क्या होगा, डायरेक्टली होगा। तो ये होता है बेटा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ऐसे डिसाइड करोगे और उसी के ऑर्डर में क्या होगा बेटा आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, जैसे देखो वाटर, और ये हो गया क्या, एसिटिलीन, और बेटा ये हो गया अमोनिया, इसका ऑर्डर ये है बेटा। बात करोगे अगर एसिटिलीन, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन में, तो बेटा एल्काइन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, देन एल्कीन, देन क्या होगा बेटा, एल्केन होगा। ओके, अब बात करेंगे बेटा इसमें देखो, तो जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। देखिए सल्फोनिक एसिड है, इसके बाद बात करेंगे बेटा एस्टिक एसिड, वाटर, फिर एल्कोहल, ये होता है ऑर्डर एसिड में। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, इसमें बेटा ऑर्डर आपका ये आएगा। नेक्स्ट आता है बेटा ये देखो, ये जो ग्रुप लगा है, एक्चुअली ये जो ग्रुप है मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, देखो ये है, ठीक है, ये बेटा ये हो गया, ये OH और यहाँ हो जाएगा बेटा NO2, इसको हो जाएगा NO2, ठीक है। ये क्या है बेटा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और बेटा इसका दूसरा नाम है वो है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड इसका नाम है। और जो पिक्रिक एसिड होता है बेटा ये क्या होता है बेटा, सबसे ज़्यादा मतलब एसिडिक होता है, इक्विवेलेंट टू एसिटिक एसिड, तो सबसे ज़्यादा ये होगा पिक्रिक एसिड, देन फॉर्मिक, देन बेंजोइक एसिड और लास्ट में होगा एसिटिक एसिड। तो ये ऑर्डर भी आपको डायरेक्ट पूछ सकता है। अब आता है बेटा सब्स्टिट्यूटेड क्लोरीन, सबसे ज़्यादा हो तो देखो इसमें ऑर्डर क्या होगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ज़्यादा होगी, देन बाई सब्स्टिट्यूटेड, देन मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। अब बात करते हैं पोजीशन पे। आपको पता है बेटा आई जो पावर होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, डिस्टेंस जितनी कम होगी आई पावर जितना ज़्यादा होगी। बेटा इसमें देखो फ्लोरीन सेकंड डिस्टेंस पे, इसमें थर्ड डिस्टेंस पे और इसमें फोर्थ डिस्टेंस पे। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी माइनस आई पावर बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिड की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, तो बेटा एसिडिक ऑर्डर ये होगा। तो एक ऑर्डर ये है बेटा, जितने ऑर्डर आपको दिख रहे हैं बेटा इतने ऑर्डर आप वो करके जाओ और थोड़े से कॉन्सेप्ट रखो, तो बेटा आपके क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल निकल जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ ऑर्डर के बारे में और बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ में, जैसे क्या है, ये देखो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है, ये बेटा बेंजीन रिंग है, एक में फिनॉल, देखो एक में बना के बता दे रहा हूँ आपको, ये हो गया OH और ये हो गया बेटा क्या CH3, ठीक है। तो ये क्या हो गया आर्थो, ऐसे ये आर्थो हो गया, ऐसे पैरा होगा और मेटा होगा, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन होगा। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि जो फिनाल रेफरेंस है, फिनॉल की सबसे ज़्यादा होगी, देन मेटा की होगी, देन पैरे की होगी, देन आर्थो की होगी, ठीक है। तो ये बेटा ऑर्डर आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं।
बात करेंगे बेटा अगर नाइट्रोफिनाल में करोगे तो सबसे ज़्यादा पैरा नाइट्रोफिनाल, फिर आर्थो नाइट्रोफिनाल, देन मेटा नाइट्रोफिनाल और लास्ट में होगा फिनॉल। बेटा हमेशा आपसे ऑर्डर ही पूछा जाएगा, रीज़न नहीं पूछा जाएगा, तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लो। अगर कुछ नहीं आता है तो सीधा सीधा ऑर्डर याद कर लो, ठीक है। अब बात करेंगे नाइट्रोबेंजोइक एसिड की, तो उसमें आर्थो पैरा मेटा देन बेंजोइक एसिड, बेटा अपने तरीके से याद रखो। उसके बाद अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है तो बेटा होगा सबसे ज़्यादा आर्थो का होगा, देन बेंजोइक एसिड का होगा, देन मेटा का होगा, देन पैरा का होगा, ठीक है। और अगर बात करेंगे बेटा अगर मेथॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड है तो उसमें क्या होगा, आर्थो का ज़्यादा होगा, देन मेटा का, देन बेंजोइक एसिड और उसके बाद क्या होगा, पैरा का होगा। बेटा ये ऑर्डर होता है किसका, कुछ बेसिक स्ट्रेंथ है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा बेसिक स्ट्रेंथ की, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था। इतने ऑर्डर अगर आप देख के जाओगे तो बेटा आपको आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा मैंने कॉन्सेप्ट तो आपसे डिस्कस कर ही लिए हैं। अब बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ की, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी, और इसको बेटा हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर, ठीक है। इसका रीज़न है कि बेटा जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ होगा। और बेटा इस एबिलिटी को प्लस आर बढ़ाता है, माइनस आर कम करेगा। अगर प्लस आई के बारे में बात करोगे तो प्लस आई बढ़ाएगा और माइनस आई कम करेगा। तो इससे आप क्या करोगे बेटा, चेक कर लो। कुछ स्टेबिलिटी जो बेसिक स्ट्रेंथ पूछते हैं एमीन का, तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ एमीन में पूछते हैं कि बताओ अगर प्राइमरी एमीन है मतलब मिथाइल एमीन है तो क्या होगा, और इथाइल एमीन है तो क्या होगा। तो इसके लिए याद रखो बेटा मिथाइल के लिए होगा 213N। इसको कैसे याद रखोगे, 213N, और इसको कैसे याद करोगे 231N। बेटा जो इथाइल है वो क्या है आपका, जो इथाइल है बड़ा ग्रुप है इसलिए उसको 231, देखो बड़ी नंबर है 231, और जो मिथाइल है छोटा है उसको कितने याद करोगे 213N, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है। लेकिन बेटा ये ध्यान रखो ये किस केस में होगा, एक्वस मीडियम में, ठीक है। अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछते हैं कोई मीडियम मेंशन नहीं करते हैं तो आपको एक्वस मीडियम मानना ही मानना है। लेकिन अगर वो गैसियस मीडियम वो करते हैं तो गैसियस मीडियम के केस में बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, गैसियस मीडियम के केस में आपको ये करना पड़ेगा कि बेटा इसमें कोई ऑर्डर चेंज नहीं होगा। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा, उसके बाद भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा, ठीक है। तो जब भी ऑर्डर आएगा ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो देखो बेटा सबसे ज़्यादा होता है एल्डिहाइड, उसके बाद होता है बेटा क्या, कीटोन, ठीक है। सबसे ज़्यादा एल्डिहाइड होते हैं, देन बेटा होता है कीटोन, ठीक है। जैसे देख लो इसमें एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड हो गया, और ये कीटोन हो गया, ये ऑर्डर हो गया फॉर्मल्डिहाइड, और बेटा ये हो गया, देखो एक ही ऑर्डर ये हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएजेंट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आर के। बेटा इस ऑर्डर में भी देख सकते हो, अगर आई पावर देखोगे तो माइनस आई के डायरेक्टली होगी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई के। तो इस ऑर्डर में भी आप क्या कर सकते हो, रिएक्टिविटी चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एराइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा जो ये एसिड वाला जो ऑर्डर है ये अभी हम नहीं बात करेंगे इसकी, हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, क्लोराइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर और एमाइड की। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, एसिड क्लोराइड जो होते हैं बेटा, एसिड क्लोराइड क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड होगा, देन ईस्टर होगा, और बेटा क्या होगा, एमाइड होगा। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है किसके लिए, 2SNAE न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। ये होता है इसके लिए होगा, ठीक है। तो बेटा हम ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात कर रहे थे। सबसे ज़्यादा मीजोमेरिक, या इसको हम क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग इफेक्ट। रेजोनेटिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, देन हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और उसके बाद क्या होगा बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। ये ऑर्डर होता है किसका, ऑर्डर इफेक्ट का। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, हैलोजन की बात करेंगे। सबसे पहले बेटा हम बता दें कि प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट कौन शो करता है और माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट कौन शो करता है। तो देखो मान लो अगर कोई रिंग है, ठीक है, और रिंग पे बेटा कोई अगर ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, और उसके पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, रिंग में अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, और ये जो ग्रुप हो बेटा ये किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लस एम इफेक्ट की तरफ। ये पहचानने का तरीका होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो क्या हो गया, जैसे मान लो ये रिंग है, इस पे क्या NH2 ग्रुप अटैच्ड है, देखो, ठीक है। अब इसमें क्या है, लोन पेयर है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लस एम की तरह। ऐसे कुछ और ग्रुप मान लेते हैं बेटा, जैसे क्या है, मान लो गया OCH3,
देखो इसके पास क्या है, लोन पेयर की प्रोबेबिलिटी है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लस एम की तरह, और प्लस एम की तरह ये भी बिहेव करेगा। अब बात करते हैं माइनस एम की तरह। मान लो बेटा कोई रिंग अटैच्ड है, ठीक है, कोई ग्रुप रिंग पे अटैच्ड है, मान लो कोई ग्रुप ए भी अटैच्ड है, ठीक है, और ये मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी है वो बेटा ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ऑफ रिंग, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बी की वो अगर इस कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होगी तो बेटा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, माइनस एम की तरह। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे, देखो जैसे मैंने क्या ले लिया बेटा, एक ग्रुप ले लिया, एक ग्रुप हमने ले लिया, देखो ये ले लिया, ये हो गया क्या, ये हो गया बेटा। अब इसके लिए देखो आप हमने क्या ले लिया, ये हो गया क्या, हमने ले लिया बेटा NO2, ये डबल बॉन्ड O और इधर क्या हो जाएगा O, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, मान लो ये A हो गया और ये B हो गया, तो B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या इस वाले कार्बन से ज़्यादा है, तो बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करेगा, माइनस एम की तरह। तो ये कुछ तरीके हो गए। अब बेटा अगर हैलोजन की बात करोगे तो हैलोजन में क्या होता है, वो इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब माइनस आई पावर है वो डोमिनेट करता है हैलोजन का ओवर टू रेजोनेटिंग इफेक्ट। तो ये बेटा एक एक्सेप्शन है जो आपको पता होनी चाहिए। किसके लिए बेटा, ये हैलोजन के केस में, हैलोजन के केस में ये चीज़ें होती हैं, ओके। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो एल्किल हैलाइड में सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा SN1 रिएक्शन के लिए। SN1 रिएक्शन जो होती है इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। और इस स्टेबिलिटी की बात करेंगे बेटा कार्बोकैटायन की, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिविटी बेंजाइलिक की होगी, देन एलाइलिक की होगी, देन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, देन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर SN2 रिएक्शन की बात करेंगे तो SN2 रिएक्शन क्या होती है, स्टेरिक के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और इसके लिए ऑर्डर की बात करोगे तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, ठीक है। अब बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स SN1, SN2, E1 और E2। इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में देखो जो आपका आयोडाइड होगा उसकी ज़्यादा होगी, मतलब किसी भी केस के लिए ओवरऑल बेटा ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आप करोगे तो ये सबके लिए सेम होता है। लेकिन अगर बात करेंगे हैलोजन की तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होगा, देन क्लोरीन होगा, देन ब्रोमीन होगा, देन आयोडीन होगा, ठीक है। आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है चाहे एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है बेटा, ये जो ऑर्डर है ये हैलोजन के लिए एग्जैक्ट है, और बेटा ये जो ऑर्डर है वो किसके लिए है, सारी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। बेटा आपके मन में ये चल रहा होगा कि SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, तो बेटा जहाँ पे भी इसका एग्जाम्पल आएगा बेटा मैं इंटरमीडिएट बता दूंगा, कौन सी रिएक्शन कैसे होती है, ये सब चाहिए का टाइम नहीं बचा है, बस किसमें क्या होता है आपको बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब आता है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप बढ़ेगा, तो बेटा क्या होगा, जो अटैकिंग ग्रुप है वो कहाँ अटैक करेगा और कहाँ नहीं करेगा बेटा, इसको डिसाइड करने के लिए 2 है। बस आप इसको याद रखो कि बेटा अगर रिंग पे अगर आपका -M ग्रुप जुड़ा है तो बेटा ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा पोजीशन पे क्या होगा, ये होगा। उसका रीज़न ये है कि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। बात करेंगे आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की, तो बेटा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है +M जो होता है ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है ये रीज़न नहीं देगा, बस -M जो है वो मेटा डायरेक्शन पे बढ़ाएगा, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जो +M है वो आर्थो और पैरा पे बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगे। अब आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल। देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे बेटा, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो सॉल्युबिलिटी है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ब्रांचिंग की। जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगी एल्कोहल की उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो सबसे ज़्यादा नॉर्मल होगी, देन आइसो, देन नहीं होगा। अब बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ एल्कोहल की, तो देखो जो बेटा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है एल्कोहल की, एल्कोहल कई टाइप की रिएक्शन, जैसे एसिडिक रिएक्शन देगा तो एसिडिक रिएक्शन में क्या होगा, OH बॉन्ड फ्यूज होगा, और जब OH बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, एनायन बनेगा। और जब एनायन बनेगा तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्योंकि इसमें क्या होगा, एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही होता है। अगर बात बंद करेंगे CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो बेटा इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है। किस केस में,
अगर वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा तो बेटा ये ऑर्डर होगा। अगर वो क्या करेगा बेटा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करके अगर वो कर रहा है, रिएक्शन शो कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, ये ऑर्डर होगा। और अगर हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन बेटा आगे मैं बताऊंगा, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये बेटा कुछ जो आपके जनरल एप्लीकेशंस थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने बताया, रिएक्शन मैकेनिज्म का बताया। अब इसमें आता है बेटा E1 रिएक्शन क्या है, E2 रिएक्शन क्या है, इसकी को जैसे जैसे बेटा मैं आगे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे जो टर्म्स आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा, और ओवरऑल बेटा चैप्टर हम ब्रीफली इसको कर लेंगे। तो बेटा आज हमने क्या किया, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए। ठीक है बेटा, पूरा पढ़ाने का टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास पूरा पढ़ने का टाइम है, आपको एक बार गो थ्रू होके जाना है। ठीक है, तो बेटा आप जल्दी से आपका एग्ज़ाम भी है, 2-3 दिनों में आपका एग्ज़ाम हो जाने वाला है, इसलिए जितना क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं करिए, खूब पढ़ाई करिए, जितनी बार ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं कोर्स को रिवाइज करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।